बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमारा है ISA 200, जो कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इस चीज़ को समझने के लिए जो इसका जो नाम है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, उसको समझने से पहले एक चीज़ का हमने जो है वो दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है। वो ये है कि ऑडिट होता क्या है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मेनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती है, और जैसे कि हमें पता है कि जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसके ओनर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। मैनेजमेंट कोई भी हो, लेकिन ओनर जो होते हैं उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। जब मैनेजमेंट ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, तो शेयर होल्डर्स के जहनों में ये सवाल आता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। जाहिर सी बात है, एक इन्वेस्टर जब अपना पैसा लगा रहा होता है किसी भी बिजनेस में, मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूनिलीवर के शेयर्स खरीदता हूँ, और बहुत मैंने उसमें एक अच्छी और हैंडसम इन्वेस्टमेंट की होती है। तो इन्वेस्टमेंट का बुनियादी मकसद तो यही होता है कि हमें उस कंपनी का जो है प्रॉफिट में शेयर मिले या डिविडेंड मिले। अब जब वो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है, तो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर के दिमाग में पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये जो प्रॉफिट की फिगर कंपनी दिखा रही है ये सही भी है, या इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट शामिल है। मैनेजमेंट ने कोई डंडी मार दी है, मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड से काम लिया है, कोई फेक इंफॉर्मेशन इसमें जो है वो शामिल कर दी है, जिससे जो डिविडेंड की अमाउंट्स हैं, जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कम हो गई है, और शेयर होल्डर्स को जो है वो कम जो है वो शेयर मिल रहा है, डिविडेंड कम मिल रहे हैं। तो पहली चीज़ आई सी बात है, इन्वेस्टर को अपने प्रॉफिट से ही लेना देना होता है। बाकी उनको ये नहीं देखना होता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब पहला सवाल उनके दिमाग में यही उठता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है क्या इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट तो शामिल नहीं है। तो ट्रू सही हो, फेयर हो, बिल्कुल सही इंसाफ के साथ बनाई गई हो, क्या ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं नहीं दे रही, वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से रब्ता करता है। अब वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कौन होती है? वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है। वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है जो आकर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करता है, उनको चेक करता है, और आखिर में वो अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ बताता है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। अगर दे रही है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं दे रही है तो उसमें क्या मसले हैं। वो क्या मसले हैं, उनकी निशानदेही की जाती है, उनको हाईलाइट किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो होती है एक थर्ड पार्टी होती है, जिसका ना शेयर होल्डर से कोई ताल्लुक होता है और ना कंपनी की मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक होता है। एक और बुनियादी चीज़ जो समझने वाली है वो कुछ ये है कि दो तरह के ऑडिटर्स काम कर रहे होते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स कंपनी के जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको चेक करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट ही उनको हायर करती है, और वो मैनेजमेंट के एम्प्लॉई होते हैं। तो अगर तो वो मैनेजमेंट के एम्प्लॉई हैं इंटरनल ऑडिटर्स, तो फिर जो शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो तो उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो मैनेजमेंट के एम्प्लॉय हैं। इसी वजह से इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर किया जाता है, जो कि आके कंपनी के पूरी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली वो अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, और उस रिपोर्ट से पता चलता है कि
आया कि ये जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। तो पहला जो, अच्छा फिर उसके लिए जाहिर सी बात है, जैसा हमें पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को बेस करके बनाई जाती है, जिनको हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम दिया, या फिर हमने उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS दिया। एक अकाउंटेंट तो उनको फॉलो करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। इसी तरह जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर किसी एंटिटी का ऑडिट करने आता है तो उसको भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस या आसान अल्फाज में कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम करना होता है। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे कहलाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISA, या इसको बहुत से लोग आइजा भी पढ़ते हैं। तो पहला जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो ISA 200 है, जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब मैंने आप पीछे इंडिपेंडेंट ऑडिटर को डिफाइन कर दिया कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होता है। एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट किस तरह कंडक्ट किया जाए, किस तरह उसको कंप्लीट किया जाए, किस तरह मुकम्मल किया जाए इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिट। ऑडिटिंग किसके मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक उसको किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। तो ये टोटल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारे ISA 200 का। अच्छा, इस स्टैंडर्ड को करने से पहले, ये ज़्यादा कुछ ना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है ISA 200 क्योंकि इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई गई हैं जो आपके पूरे जितने भी आगे स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए जाएंगे उनमें बार बार वो डेफिनेशंस रिपीट होंगी, वो चीज़ें रिपीट होंगी। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये फिर पेपर में भी जो है, जब हमारा पेपर आता है ऑडिट का, तो ऑडिट एश्योरेंस का, तो उसमें भी ये जो है वो ये जो टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं वो आ रही होती है, उनका इस्तेमाल होता है। तो ये टर्म्स या डेफिनेशंस जो है ये आपको आनी चाहिए और ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो पहले थोड़ा सा इन डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। For the purposes of ISAs, the following terms have meaning attributed below. Applicable financial reporting framework, पहली जो उन्होंने A दी है वो ये है, 13th पैरा है हमारे इस ISA 200 का, कि उसमें डेफिनेशंस हैं और उसमें है applicable financial reporting framework, the financial reporting framework adopted by management and where appropriate those charged with, अच्छा अब ये आगे एक टर्म यूज होगी, ये आगे डिफाइन करेंगे, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो इसको फिर हम जब ये आएगा तो उसको देखेंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है कि छोटी कंपनीज हैं वो गैप पे काम कर रही हैं या आप जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS को फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपने अडॉप्ट की हुई है वेर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। आसान अल्फाज में दोज चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब होता है आपकी मैनेजमेंट in the preparation of the financial statements that is acceptable in view of the nature of entity and the objectives of financial statements or that is required by law or regulation। तो applicable financial जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो इस्तेमाल कर रही है, जो आपकी कंट्री के लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी IFRS या ISS हैं वो आपकी कंट्री के लॉस के हिसाब से भी हों, तो आपने ये देखते हुए भी काम करना होता है। हो सकता है कि कुछ आपके लॉस के हिसाब से, लॉस या रेगुलेशंस के हिसाब से सुटेबल नहीं है। पाकिस्तान में तो नॉर्मली तकरीबन सारे ही ISS और IFRS और IAS जो है उनको फॉलो किया जा रहा है, तो हमारे तो नॉर्मल, लेकिन हो सकता है किसी मुल्क में उनके लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कुछ और हो, तो उस हिसाब से उसको अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और टर्म यूज की है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज यूज टू रेफर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क that required compliance with the requirements of framework and acknowledges explicitly or implicitly that to achieve fair presentation of the financial statements, it may be necessary for management to provide disclosures beyond those specifically required by the framework। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
फ्रेमवर्क या स्टैंडर्ड्स ने चीज़ें कही हैं कि उनको डिस्क्लोज किया जाए। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका जो ये कहता है कि फला चीज़ को आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है, तो मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर देना है, बताना है। Acknowledges explicitly and it may be necessary for management to depart from a requirement of the framework to achieve fair presentation of a financial statement. Such departures are expected to be necessary only extreme rare. हो सकता है किसी जो फ्रेमवर्क के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे डिपार्चर हो रहा है, उनसे हट मैनेजमेंट उनको यूज नहीं कर रही हो, उनको मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम फेयर व्यू नहीं दे सकते, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। तो ऐसी सूरत में मैनेजमेंट जो है वो जो एक्सप्लेनेशन देगी वो बताएगी, लेकिन ऐसा बहुत एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस में पॉसिबल है। ये हर वक्त आप डिपार्चर नहीं कर सकते। तो ये इसमें थोड़ा सा फ्रेमवर्क के हवाले से बात थी। दूसरी डेफिनेशन होती है ऑडिट एविडेंस। आसान अल्फाज में एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ऑडिट एविडेंस का मतलब ये कि ये वो तमाम सबूत होते हैं जो कि ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जमा करता है और उनको जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करता है। इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स पे आने के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन जो वो इस्तेमाल करता है, ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके। ओपिनियन कौन सा, जैसा भी हमने शुरू में डिस्कस किया, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला जो ओपिनियन फाइनली ऑडिटर देता है, तो वो उस तक पहुंचने के लिए, कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए ऑडिटर को एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। आसान अल्फाज में एविडेंस का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो आपसे कहती है कि हमने 25 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है। अब मशीन तो मेरे सामने है, लेकिन क्या वाकई वो 25 लाख रुपए की है भी कि नहीं, तो इसके लिए ऑडिटर अब एविडेंस गैदर करेगा, जमा करेगा। अब नॉर्मली 25 लाख की मशीन है तो उसके लिए क्या एविडेंस होना चाहिए? नंबर वन, सबसे पहले तो आपके पास उसकी इनवॉइस होनी चाहिए। अब वो इनवॉइस आप देख लें, ओरिजिनल इनवॉइस जो होगी उससे आपको आइडिया हो जाएगा। पेमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आपको मैनेजमेंट बोल रही है कि हमने इसकी पेमेंट कर दी है, तो कौन से अकाउंट से गई है? ऑब्वियस सी बात है कि कैश से तो पेमेंट होगी नहीं। तो आप दो तीन काम करते हैं जब आप एसेट्स का एक रिव्यू करते हैं, तो आप सबसे पहले तो देखते हैं कि फिजिकली वो चीज़ मैनेजमेंट के पास मौजूद है भी कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। अब बाज़ दफ़ा, जैसे मैंने अपनी ऑडिट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि मैनेजमेंट हमें एसेट्स की लिस्ट तो देती थी, लेकिन उस लिस्ट में पाए जाने वाले जो एसेट्स होते थे वो फिजिकली मौजूद नहीं होते थे। जैसे एक दफ़ा एक उन्होंने कहा कि हमारे पास जनरेटर है, जब जाके उस लोकेशन पे जनरेटर को चेक किया तो जनरेटर नहीं था। या उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ये सारा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रखा हुआ है, तो फिजिकली जाकर आपने उधर चेक किया तो वो फर्नीचर वहाँ पे मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने ये इक्विपमेंट जो है परचेज किया है, जाके देखा नहीं था। तो पहला काम तो ऑडिटर ये करता है, एविडेंस लेता है, फिजिकली जाके उसको चेक करता है कि क्या वो चीज़ मौजूद है भी नहीं। बात की बात है कि उसके इनवॉइस वगैरह को देखा जाता है इन पहले। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ है यहाँ पर इररेलेवेंट है, लेकिन उसका डिस्कस करना ज़रूरी है। एसेट्स में भी मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऑडिट में भी हम मटीरियलिटी के उस सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जो हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही चीज़ें अकाउंट फॉर करते हैं जिनकी मालियत, जिनकी लागत ज़्यादा होती है, उनको हम अकाउंट फॉर करते हैं। अगर एक इदारा जो है वो स्टेशनरी खरीद रहा है, पेंसिल पेन, तो वो जो पेंसिल और पेन है, 10 रुपए का, 20 रुपए का जो पेन खरीदा गया है, उसको आपकी बैलेंस शीट में फ्रंट में पेन के नाम से आप नहीं दिखाते, बल्कि इस तरह की छोटी छोटी कई चीज़ों को फिर आप सप्लाईज या स्टेशनरी के तौर पे आप उसको शो करते हैं। अब चाहे आप उसको एज अ करंट एसेट दिखा दें, एक्सपेंस आउट कर दें, ये वो कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, लेकिन आप उसको फ्रंट पे अपनी बैलेंस शीट पे, इनकम स्टेटमेंट पे एक पेन एक्सपेंस या पेन एक आपके एसेट के तौर पर उसको आप शो नहीं करते। ये मटीरियलिटी कंसेप्ट है। हम सिर्फ मटीरियल अमाउंट्स जो होती हैं उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे शो करते हैं।
तो अब ऑडिटर भी यही करता है कि वो मटेरियल लेवल चेक करता है। अब मैनेजमेंट कह रही है कि हमने जो है वो कुछ 2-3 कुर्सियां खरीदी हैं, और कुर्सियां जो है वो 600 700 800 1000 रुपए की कुर्सियां हैं। तो कंपनी के साइज को देखते हुए वो कुर्सियां, अगर कंपनी का साइज बहुत बड़ा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस मल्टीनेशनल कंपनी के जो लाखों करोड़ों का जो बिजनेस कर रही है उसमें ये 1000 रुपए और 2000 रुपए के एसेट की कोई हैसियत नहीं होती, मटेरियल लेवल नहीं होता उसका। लेकिन एक बहुत छोटी सी दुकान है, एक छोटा सा एक इदारा है, एक छोटा सा चैरिटेबल को इंस्टीट्यूशन है जो 2 कमरों के उसमें काम कर रहा है ऑफिस में, तो वहाँ पे जो है उस इदारे के लिए जो है वो 1000-2000 रुपए की कुर्सियां भी मटेरियल उनकी हैसियत होती है, तो ऑडिटर उनको भी प्रॉपरली चेक करेगा। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये मटेरियलिटी की चीज का कंसेप्ट देखते हुए अपना काम करते हैं, अपना एविडेंस गैदर करते हैं, और उस एविडेंस के तहत फिर आप अपना ओपिनियन देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ऑडिट एविडेंस में यही देखना है कि फिजिकली क्या वो एसेट या जो भी चीज आप देख रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि एविडेंस हम किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए ही देखें, हम उसको किसी लायबिलिटी, किसी रिसीवेबल, कैश के लिए भी हम देख सकते हैं। ये सारे एविडेंसेस हम जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। एक और छोटी सी एग्जांपल दिमाग में आई एविडेंस के हवाले से, आपका जो मैनेजमेंट है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, वो आपको एक बैंक स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट है, ये 30 जून 2020 की बैंक स्टेटमेंट है हमारी हबीब बैंक लिमिटेड की, जो है फॉर एग्जांपल सदर ब्रांच में हमारा अकाउंट खुला हुआ है और उसमें हमारे तकरीबन 50,000 रुपीज रखे हुए स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। अब आपने स्टेटमेंट तो ले ली, एक एविडेंस तो मिल गया, चलो सही है, स्टेटमेंट वो उनके बैंक के जो है वो लेटर हेड पे बनी हुई थी, प्रॉपर एक स्टेटमेंट थी। लेकिन ऑडिटर, जहां हम ऑडिटर की बात करते हैं, तो ऑडिटर एक बिल्कुल एक डिटेक्टिव, एक सुराग रसा की तरह होता है। वो सिर्फ ये, उसके पास जब ये चीज आ जाती है तो वो सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि वो और उसकी तह तक जाए और उसकी जड़ तक पहुंचे। तो फिर वो क्या करते हैं ऑडिटर के, स्टेटमेंट तो आ गई, अब ऑडिट जो स्टाफ होता है वो उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में एक कंफर्मेशन लेटर भेजता है। वो लेटर वहां पे जाता है, वो उसके मैनेजर के नाम होता है, वहां से फिर वो जो ब्रांच मैनेजर होता है वो उस लेटर पर अपने सिग्नेचर के साथ, स्टैंप के साथ ये बता देता है कि हाँ 30 जून को जो है वो हमारी ब्रांच में फला जो कंपनी है उसके 50,000 रुपए मौजूद थे। तो ये चीज़ आपके जो है वो आपको फाइनली आप उस कंक्लूजन पर चले जाते हो। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ठीक है, बैंक स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आप उसको मजीद वेरीफाई करें, और मजीद वेरीफाई करने के लिए आप ये जो कंफर्मेशन लेटर होता है ये मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ कंपनीज को आप सेंड करते हैं। तो ऑडिट एविडेंस के बगैर आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। जहां पर ऑडिटर एविडेंस नहीं ले पाता, अब उसमें ये होता है कि आपने कोई मटेरियल चीज देखी और आपने उसका एविडेंस लेने की कोशिश करी, लेकिन मैनेजमेंट ने आए बाएं शाये करना शुरू कर दिया कि नहीं इसका ये है, इसकी फाइल जो थी वो पानी का रेला आया उसमें फाइल बह के चली गई, या फाइल इधर उधर हो गई, या इनवॉइस फट गई, या फलाना दिमाग का, बहुत सारी बातें मैनेजमेंट करती है। तो ऐसी सूरत में ऑडिटर मैनेजमेंट से बहस नहीं करता, बल्कि उस चीज को अपने पास नोट कर लेता है, और अगर वो कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आप या उसका एविडेंस आपको मिलने से रह जाता है तो फिर वो रिपोर्ट में उस चीज को मेंशन कर दिया जाता है। आगे फिर डिस्कस किया जाएगा कि रिपोर्ट में क्या होता है और किस तरह, लेकिन बहरहाल उसको फिर रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता है। तो एविडेंस को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा प्लस ये भी आपने देखना है कि जैसे अभी इन्होंने इसमें नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में बताया है, सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट अमाउंट में आपको ऑडिट एविडेंस मिलना चाहिए, एक मुनासिब मिकदार में आप रिलाई कर सकें कि हाँ ये बिल्कुल सही है। द क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट। अब एक चीज़ है, आपने कोई चीज़ खरीदी है, फॉर एग्जांपल मैंने एलसी से एक मशीन जापान से मंगवाई है, एलसी के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है कुछ,
तो मैं प्रॉपर एक जजमेंट अपनी नहीं बना पा रहा डॉक्यूमेंट्स के मिसिंग होने की वजह से। इसका मतलब है मुझे सफिशिएंट अमाउंट में सफिशिएंट रिक्वायर्ड एविडेंस नहीं मिला, तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी। और जो एविडेंस दिया जा रहा है क्या वो इस काबिल है, एप्रोप्रिएट है कि उस पर रिलाई किया जा सके और हमारे ऑडिट के काम में वो रेलिवेंस रखता है, रेलिवेंट है, रिलायबिलिटी है, रिलाई हम उस पर कर सकते हैं, ये भी हमने उसमें देखना होता है। अब एक मशीन खरीदी और मशीन खरीदने के लिए मुझे वो इनवॉइस नहीं दे रहा, बल्कि मुझे वो उस ट्रक वाले की एक हाथ की बनी हुई पर्ची दे रहा है जिस ट्रक पे रख के उस दुकान से लेकर उस मशीन को या फैक्ट्री से लेकर उस मशीन को ऑफिस तक लाया गया है या मैनेजमेंट ने अपने पास उसको लिया है, तो वो उस ट्रक की एक वो दिखा रहा है, तो वो तो मेरे लिए जो है अप्रोप्रिएट नहीं है ना एविडेंस। ट्रक पे कहीं से भी लाके जो है और हाथ की लिखी हुई पर्ची तो वैसे भी काबिल कबूल नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक बहुत इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि हमारा एक क्लाइंट था, शुगर मिलती है, अल्नूर शुगर मिल्स। तो अल्नूर शुगर मिल्स जो है थी, जाहिर सी बात है शुगर जब आप बना रहे हो तो वो शुगर केन या गन्ने से बनाते हो। अब गन्ना जाहिर सी बात है जो शुगर केन की जो शुगर की जो फैक्ट्री होती है वो गन्ने को खरीदती है किसानों से। अब जो वो किसानों से खरीदती है और बल्क क्वांटिटी में गन्ना आता है, तो किसान तो कोई इनवॉइस बना के नहीं देंगे ना। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एविडेंस का इशू हुआ था या उठता है, और फिर हमने उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था कि हम रिलाई नहीं कर सकते। और फिर अगर आपको उनको कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भेजनी भी है तो आप किसानों को कहाँ से कंफर्मेशन भेजेंगे? किसानों को तो कुछ करना भी नहीं आता, ना लिखना आता है, ना उनको साइन करना आता है, ना वो पढ़ सकते थे वो। तो फिर हमें क्लाइंट की बात पे रिलाई करना होता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने इतनी इतनी शुगर केन या इतना गन्ना जो है वो फला किसान से, फला जो है वो थर्ड पार्टी से जो है वो उठाया है और फिर रिलाई। लेकिन बहरहाल ये एविडेंस ना काफ़ी होता है जिस जो वो बता रहे होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में आप उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑडिट रिस्क के ऑडिट एविडेंस की बात है, वो है ऑडिट रिस्क। हर ऑडिट में रिस्क का एलिमेंट शामिल होता है, हर ऑडिट में रिस्क का एलिमेंट शामिल होता है। अब वो ऑडिटर की अपनी जजमेंट होती है, प्रोफेशनल जजमेंट, कि वो उस एलिमेंट को कितना रिड्यूस कर सकता है। जब हम नए ऑडिट पर जाते हैं ऑडिट करने के लिए तो रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके बारे में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड ज़रूर करते हैं, हमें पता होता है। तो वहाँ पर हम ऑडिटर जो होता है वो बिल्कुल अपने अपने उस पुराने पिछले जो जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको सामने रखते हुए अपने ऑडिट को करता है। रिस्क का एलिमेंट बढ़ा हुआ होता है। एक बिल्कुल क्लीन क्लाइंट होता है जिसके पास कोई इशू नहीं होता, तो वहाँ पर ऑडिटर का जो रिस्क का एलिमेंट होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। लेकिन बहरहाल रिस्क का एलिमेंट होता ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी हो हमसे वो जो है वो हम उसको इग्नोर ना कर दें। तीसरी चीज़ ये होती है कि एक बिल्कुल हम नए क्लाइंट पे जा रहे हैं जो पहली दफ़ा जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो 100% रिस्क का एलिमेंट होता है क्योंकि हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जाते। तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होकर हमें काम करना पड़ता है, ऐसे क्लाइंट्स को देखना पड़ता है कि जो जिनके बारे में हमारा कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं है। द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated। द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस, वो रिस्क का एलिमेंट जो ऑडिटर बताता है, कब बताता है कि वो बोलता है कि मैं ऑडिट ओपिनियन नहीं दे पा रहा और मेरा जो ऑडिट वर्क है वो इनअप्रोप्रिएट है, मैं सही काम नहीं कर पाया। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। मटीरियली मिसस्टेटेड का मतलब ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है, मिस स्टेट किया जा रहा है, सही चीजें नहीं बताई जा रही। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन। अब ये डिटेक्शन रिस्क क्या है, इसको आगे ये देखिए नीचे आ जाएगा। तो रिस्क यहाँ ये होता है, ऑडिटर द पर्सन और पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट
usually the engagement partner or other members of the engagement team, or as applicable of the firm, person or persons conducting। ऑडिटर से मुराद इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, एंगेजमेंट पार्टनर और अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। अच्छा, अब एक ऑडिट फर्म है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बड़ी फर्म है, कोई बड़ा इदारा है, बड़ी फर्म है आपकी ऑडिट की, तो उसमें एक से ज्यादा पार्टनर, 10 पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर वो 10 पार्टनर्स हैं, तो फॉर एग्जांपल यूनिलीवर पर दो पार्टनर्स या एक पार्टनर उसको देख रहा है, तो वो पार्टनर जो है वो उस वक्त इंगेजमेंट पार्टनर कहलाएगा। दूसरा पार्टनर जो है वो पीएसओ को देख रहा है, तीसरा पार्टनर जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को देख रहा है। तो ये सारे पर्टिकुलर किसी भी ऑडिट के इंगेजमेंट पार्टनर्स कहलाते हैं, और जो उनको ही हम ऑडिटर कहते हैं। मेनली जो पार्टनर होता है वो ऑडिटर कहलाता है। फिर उस ऑडिटर के नीचे पूरा स्टाफ होता है उसका, उसका एक मैनेजर होता है, जैसे 2 या 3 मैनेजर्स होते हैं, फिर ट्रेनीज होते हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं। तो उस एक पार्ट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी फर्म्स में एक पार्टनर के नीचे पूरा उसकी एक टीम बनी हुई होती है, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज को जाकर ऑडिट करते हैं। तो ऑडिटर का यहाँ पे मतलब ये कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको हम नॉर्मली ऑडिटर जो है वो कहते हैं। द where an IS expressly intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the engagement partner, the term engagement partner rather than auditor is used। बाज दफ़ा जो है इंटरचेंज हो जाती है, ऑडिटर की जगह इंगेजमेंट पार्टनर की ही टर्म यूज़ की जाती है। अब कहाँ यूज़ की जाती है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है मुख्तलिफ उसमें। तो engagement partner and firm are to be read as referring to the public sector equivalents were, जहाँ रेलिवेंट है वहाँ पर हम फर्म की टर्म भी यूज़ करते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर की टर्म भी यूज़ करते हैं, और ऑडिटर की टर्म भी यूज़ की जा सकती है। उसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन आ रही है वो है डिटेक्शन रिस्क। द रिस्क दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements। एक ऐसी चीज हम अपने तमाम अम, जितने भी हमारे पास क्या कहना चाहिए उसको, टेक्निक्स हमारे पास ऑडिट की मौजूद हैं, वो टेक्निक्स लगाने के बाद भी हम अपने ऑडिट रिस्क को कम करते हुए, बहुत ही लो लेवल पे लाते हुए भी कुछ चीज़ें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, डिटेक्शन नहीं हो पाती मिस स्टेटमेंट की, और वो मटेरियल भी हो सकती है। मैनेजमेंट हमसे कोई बड़ी इंफॉर्मेशन छुपा ले, गायब कर दे, मिस स्टेटमेंट दे दे, गलत चीज़ बता दे। तो ये इस तरह की, हालांकि हमने अपनी तमाम सलाहियतें, अपनी तमाम टेक्निक्स लगाकर हमने पूरी पूरी कोशिश कर डाली कि जो है वो, और जो रिस्क एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जाए, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की तरफ से, उसकी मिस स्टेटमेंट की तरफ से कोई चीज़ बताए जाने से रह गई, उन्होंने छुपा ली, तो ऐसी सूरत में ये जो रिस्क एलिमेंट होता है ये डिटेक्शन रिस्क कहलाता है। ये कौन सा रिस्क कहलाता है? ये डिटेक्शन रिस्क कहलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही है जो कि हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, तो इसको हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सेम वही चीज़ है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन expressed in financial terms in relation to a particular entity derived primarily from the entity's accounting system, about economic events occurring in past time periods or about economic conditions or circumstances point। तो किसी भी पर्टिकुलर इदारे के, आपका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड पास्ट इंफॉर्मेशन उसकी, कि आज से 4 साल पहले वो बनाई गई, उसमें क्या क्या उसने प्रोग्रेस किया, उसका कितना रेवेन्यू था, क्या था, और उसके अलावा उसका कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम था, क्या पॉलिसी थी। लेकिन ये पूरी की पूरी पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड करती है, तो इसको हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। मैनेजमेंट द पर्सन और पर्सन्स
with executive responsibility for conduct of the entity's operation. For some entities in some jurisdictions, management includes some or all of the charge with governance. For example, executive members of a governance board और owner manager, आपके वो तमाम लोग जो एंटिटी के ऑपरेशंस को चला रहे होते हैं, और कुछ जगहों पर जो है उसमें चार्ज विद गवर्नेंस भी शामिल होते हैं। और जो है वो उसके अलावा जो है वो ओनर या मैनेजर जो किसी इदारे को चला रहा हो, ये सारे के सारे जो हैं ये मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। मिस स्टेटमेंट पे आ जाए, अभी हमने डिस्कस किया पूरा डिटेल में कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है। कोई चीज़ जो छुपा ली जाए जिसमें एरर भी हो सकता है और फ्रॉड भी, दोनों एलिमेंट शामिल होते हैं। और नॉर्मल ये फ्रॉड के ज़रिए होती है। और उसके बारे में भाई ये भी हो सकता है कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को जो है वो सही से उन्होंने नहीं समझा हो और उन्होंने उसके बारे में, तो वो भी एक बहरहाल हो सकती है मिस स्टेटमेंट। लेकिन नॉर्मली आपकी जो मिस स्टेटमेंट होती है वो फ्रॉड पे ही बेस कर रही होती है, और ये मैनेजमेंट की तरफ से मिस स्टेटमेंट होती है। पहले से ये डिस्कस कर लिया जाए कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस, द पर्सन और पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल अ कॉर्पोरेट ट्रस्टी विद रिस्पांसिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लें हम, मैनेजमेंट कह लें, टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, और उन वो जवाबदेह होते हैं, वो तमाम कंपनी के कामों के जवाबदेह होते हैं, उनको हम कहते हैं दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। This includes overseeing the financial reporting process. For some entities in some jurisdictions, those charged with governance may include management personnel. For example, executive member, CEO हो गया, CFO हो गया, of a governance board of a private or public sector entity or owner management. तो those charged with government basically ये वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, ऑब्लिगेशंस इनके ऊपर लगाई जा सकती है किसी भी मामले में, जिम्मेदार होते हैं जो भी काम हो रहा हो कंपनी के हवाले से, और अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं वो कंपनी के कामों के। तो ये ISA 200 का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस किया, उसमें है क्या वो, और बाकी फिर इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद ISA में जो इस ISA में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं, इस ISA के हवाले से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार उनकी रिपीटेशन होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।